नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, सोचो कल सुबह आप उठे और दुनिया में पैसा ही खत्म हो गया। न नोट, न कॉइन, न यूपीआई, न बैंक बैलेंस। बस आपके पास हैं चीजें, जैसे आपके जींस, फोन और पिज्जा। अब सोचो आपको पेट्रोल भरवाना है, एक कॉफी खरीदनी है। क्या दोगे बदले में, फोन या जींस? यही सवाल इंसान के सामने हजारों साल पहले भी आया था, जब पैसा था ही नहीं। और वहीं से शुरू होती है पैसा की कहानी। एक ऐसी कहानी जो बार्टर से लेकर यूपीआई क्रिप्टो तक आती है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ नोट्स या कॉइन की नहीं बल्कि ह्यूमन प्रोग्रेस की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां हम देखेंगे पैसा कैसे इवॉल्व हुआ और कैसे इंसान ने अपनी जरूरतों के हिसाब से नए नए सॉल्यूशंस बनाए। दोस्तों, स्वागत है हमारे लर्निंग सीरीज के चैप्टर नंबर 1 में। स्टार्ट करते हैं बार्टर सिस्टम से, सीधा सौदा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो मैं एक किसान हूँ और मेरे पास 10 किलो गेहूं है। मुझे कपड़ा चाहिए। अब मैं कपड़े वाले व्यापारी के पास जाऊंगा और बोलूंगा, भाई मेरे गेहूं ले लो और मुझे कपड़ा दे दो। अगर उस व्यापारी को उस समय गेहूं की जरूरत है तो डील तो हो जाएगी। लेकिन अगर उसको कपड़े देने की इच्छा है लेकिन उसको एक्चुअली गेहूं नहीं चाहिए, तो मैं फंस जाऊंगा ना। इसको ही कहते थे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब डील तभी होगी जब दोनों को एक दूसरे की चीजें की जरूरत हो। और सच बोलूं तो दुनिया हमेशा इतनी परफेक्ट नहीं चलती दोस्तों। समझिए मैं एक मछुआरा हूं और मेरे पास 10 मछलियां हैं। मुझे एक पेयर जूता चाहिए। अब जूता बनाने वाला व्यक्ति शायद मछली खाता ही ना हो, या उसके पास फ्रिज ना हो जिसमें वो मछली स्टोर कर सके। तो भाई मैं उसको कितनी भी मछली ऑफर करूं, उसके लिए वो बेकार है। यहां पर बार्टर सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। इसकी और भी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे वैल्यू मेजर करना। 5 किलो चावल की कीमत कितने कपड़ों के बराबर होगी, ये कैसे पता चले? दूसरा मेजर प्रॉब्लम, डिविजिबिलिटी का। अगर मुझे आधा बकरा चाहिए तो बकरा काट दोगे क्या? तो दोस्तों, इसी वजह से लोगों ने सोचा हमें एक ऐसी यूनिवर्सल चीजें चाहिए जो सबको चाहिए हो, सब एक्सेप्ट करे और जिसका वैल्यू थोड़ा फिक्स हो। और वहीं से जन्म होता है कॉमोडिटी मनी का। कॉमोडिटी मनी मतलब ऐसी चीज जिसका अपना खुद का वैल्यू हो और जिसे लोग एक्सचेंज के लिए यूज करें। पुराने जमाने में नमक को करेंसी माना जाता था, क्योंकि खाने में जरूरत थी और सबको चाहिए होता था। आपने सुना होगा इंग्लिश वर्ड सैलरी। ये SAL से आया है, जो सॉल्ट को रिप्रेजेंट करता है। सोल्जर्स को कभी कभी नमक में पेमेंट मिलता था। कुछ जगह धान, चावल, अनाज को पैसा माना जाता था। एक घोड़ा लेने के लिए इतने धान देना होगा, ऐसे बोला जाता था। अफ्रीका में कुछ एरियाज में काऊ, पशु को भी पैसा माना जाता था। जिसके पास जितना गाय, उसकी सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक पावर उतना ज्यादा। पैसिफिक आइलैंड में सेल्स करेंसी के रूप में चलते थे। जो बड़ा और रेयर सेल्स होता, उसकी वैल्यू उतनी हाई। बार्टर से बेटर था, क्योंकि अब ये कॉमन मीडियम बन गया था। लोग सोचने लगे नमक सबको चाहिए, चावल सब खाएंगे, गाय सब जगह काम आएगी। एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी इजी हो गई, ट्रेड ज्यादा स्मूथ हो गया। पर दिक्कत ये थी कि ये पेरिसेबल था। चावल, अनाज खराब हो जाते थे। कैटल बल्की था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल होता था। स्टैंडर्डाइजेशन नहीं थी। एक गाय हेल्दी है, दूसरी पतली है, कौन सी ज्यादा कीमती होगी, कैसे पता चलेगा? दोस्तों सोचो, अगर आज भी हमको रिलायंस जियो रिचार्ज कराने के लिए 2 किलो नमक देना पड़ता, कितनी दिक्कत होती ना। इसी वजह से कमोडिटी मनी एक इंटरमीडिएट स्टेप था, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। बार्टर और कमोडिटी मनी ने ट्रेड इजी तो किया था, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई थी। लोगों को चाहिए था कुछ ऐसा जो ड्यूरेबल हो, ज्यादा दिन चले और जिसका वैल्यू बराबर रहे। और तब इंसान के दिमाग में चमका एक आइडिया, मेटल ही क्यों ना पैसा बना दिया जाए। यही थी मेटल मनी। पुराने समय में लोग कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के टुकड़े यूज करते थे। अब पैसा एक चीज नहीं बल्कि एक मेटल का वेट बन गया। मान लो आपको एक घोड़ा खरीदना है। घोड़े के बदले में आपको सेलर को 2 किलो सिल्वर देना होगा। वो अपना बैलेंस स्केल निकालेगा, आपके चांदी के टुकड़े तौलेगा, फिर डील पक्की होगी। यहाँ एक और चीज आई, प्योरिटी। अगर आप 1 किलो गोल्ड लेके आए जो मिलावट वाला है, तो सामने वाला एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मतलब हर डील के टाइम छोटी सी साइंस प्रैक्टिकल चल रही थी, वेइंग का और प्योरिटी चेक का। कमोडिटी के मुकाबले ज्यादा ड्यूरेबल था मेटल। चावल खराब हो जाते थे, गाय मर जाती थी, लेकिन सोना चांदी हमेशा सेफ रहते थे।
मेटल डिविजिबल भी था, मतलब आपको छोटा पेमेंट करना है तो छोटी सी स्ट्रिप काट के दे दो। और इम्पॉर्टेंटली पोर्टेबल था। नमक या अनाज के बोरी से तो ज्यादा कन्वीनियंट था ही। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई थी दोस्तों। हर पेमेंट में वेइंग करना पड़ता था, प्योरिटी वेरीफाई करना मुश्किल होता था, फ्रॉड इजी था, किसी ने मिक्स मेटल कर दिया तो पकड़ना थोड़ा टफ होता था। दोस्तों आज के टाइम में सोचो, अगर आपको रिलायंस डिजिटल से आईफोन खरीदना है और आप 1 किलो सोना लेकर गए, वहां सेल्समैन पहले सोना चेक करेगा, फिर वेट करेगा, फिर डाउट होगा कि असली है या नकली। बाय द टाइम वेरिफिकेशन खत्म होगा तब तक आईफोन का नया मॉडल लॉन्च हो जाएगा। अब लोग थक गए थे इस प्रोसेस से। उन्हें चाहिए था एक ऐसा सिस्टम जिसमें वेरिफिकेशन तुरंत हो जाए। और तभी आई एक बड़ी सोच, कॉइनेज। कॉइनेज का मतलब है रूलर या किंग अपने राज के लिए एक ऑफिशियल कॉइन मिंट करेगा जिसमें एक स्टाम्प होता था। ये स्टाम्प एक गारंटी थी कि इस कॉइन का वेट फिक्स्ड है, इस कॉइन का मेटल प्योरिटी स्टैंडर्ड है। मतलब अब लोगों को हर बार वेइंग या एसिड टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य या रोमन एम्पायर ने कॉइन बनवाया, उस पे राजा का फेस या एम्बलम होता था। जब लोग देखते थे कि कॉइन राजमोहर वाला है तो बिना चेक किए एक्सेप्ट कर लेते थे। ये एक तरह के किंग की सिग्नेचर गारंटी थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम 500 के नोट देखते ही मान लेते हैं कि इसका वैल्यू 500 है। हम उसका पेपर वेट नहीं करते, ना ही कॉटन कंटेंट चेक करते हैं, क्योंकि पीछे एक स्टेट की गारंटी होती है। वेरिफिकेशन अब फास्ट हो गया, सामने वाले को बस स्टाम्प देखना था। प्राइसिंग और ट्रेड इजी हो गया, सबको पता था कि कॉइन की वैल्यू क्या है। और ट्रस्ट बिल्ड हुआ क्योंकि रूलर खुद गारंटी कर रहे थे। लेकिन हर इनोवेशन की तरह इसके अपने लूप होल्स भी थे। रूलर अक्सर कॉइन को डिबेस कर देते हैं, मतलब गोल्ड या सिल्वर कम डाल के कॉपर ज्यादा डाल देते हैं। मतलब लोग असली सोना या सिल्वर वाले कॉइन जमा कर लेते और सर्कुलेशन में सिर्फ गंदा कॉइन चलता। सोचो अगर आरबीआई कल से 500 का दो नोट प्रिंट करे, एक असली इंक वाला, एक नकली इंक वाला, और आपको पता चल जाए ये असली इंक है, ये असली इंक नहीं है, तो आप असली इंक वाले नोट को अपने घर के दराज में रख लेंगे और नकली इंक वाले नोट को मार्केट में सर्कुलेट करेंगे। एग्जैक्टली यही हुआ था कॉइनेज के टाइम, जहां लोग अच्छे कॉइन को स्टोर करते और खराब कॉइन को मार्केट में सर्कुलेट कर रहे थे। अब दोस्तों कॉइनेज ने ट्रेड को इजी बनाया था, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बची थी। मान लो आप व्यापारी हो और दिल्ली से काबुल तक 10,000 सिक्के लेकर जा रहे हो। भाई इतने सिक्के को लोड करने पड़ेंगे, ऊपर से रास्ते में अगर डाकू मिल गए तो माल गया पूरा। मतलब पैसा सेफ ही नहीं था। फिर यहाँ पे एक नई सोच आई, रिसिप्ट वाली मनी। ये रिसिप्ट वाली मनी को ही गोल्ड स्मिथ रिसिप्ट भी बोला जाता था। उस जमाने के गोल्ड स्मिथ, मतलब जो सोना चांदी के काम किया करते थे, उनके पास सिक्योर वॉलेट होता था। व्यापारी करते क्या थे, अपना गोल्ड या सिल्वर उनके वॉलेट में रख देते थे और बदले में एक पेपर रिसिप्ट मिलता था। अब ये रिसिप्ट एक प्रॉमिस था कि जो बंदा ये चिट लेकर आएगा उसको मैं इतना गोल्ड वापस कर दूंगा। मतलब रिसिप्ट इज इक्वल टू गोल्ड का क्लेम। सोचो तुम्हारे पास 5 केजी सोना है, तुम्हें उसे आगरा में कपड़ा खरीदना है। अब तुम सोना उठाकर आगरा ले जाने के बजाय एक रिसिप्ट पकड़ के चले जाते हो। कपड़ा वाले व्यापारी को वो रिसिप्ट दे दिए, वो भी जाके गोल्ड स्मिथ से सोना क्लेम कर लेता। यानी कि ट्रेड में रिसिप्ट इज इक्वल टू सोना बन गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम पेटीएम या यूपीआई में बैलेंस स्क्रीनशॉट दिखाकर बता देते हैं कि देखो पेमेंट आ गया। कॉइन्स के मुकाबले सुपर पोर्टेबल था ये। एक कागज में पूरा खजाना फिट, ट्रैवल सेफ हो गया। अब डाकू को भी लूटने का चांस नहीं था, या चांस कम था। ट्रेड स्पीड हो गया क्योंकि लोग सिर्फ रिसीप्ट घुमाने लगे। पर भाई ट्रस्ट पे गेम चल रहा था। अगर गोल्ड स्मिथ भाग गया या वॉलेट खाली कर दिया तो पूरा रिसिप्ट बेकार। फ्रॉड भी होता था, डुप्लीकेट रिसिप्ट बन जाती थी। ये सिस्टम वैसे ही था जैसे तुमने अपने बैंक में पैसा जमा कर दिया और तुम्हें पासबुक एंट्री या एटीएम स्लिप मिल गई। तुम मार्केट में जाके स्लिप को दिखाते हो और बोलते हो ये पैसा मेरे बैंक में पड़ा है, तुम्हें ट्रस्ट करना पड़ेगा। बस फर्क इतना था कि इस टाइम बैंक है, उस टाइम गोल्ड स्मिथ ये काम करते थे। तो दोस्तों हमने देखा कि गोल्ड स्मिथ की रिसिप्ट ट्रेड में चलने लगी थी, लेकिन एक दिक्कत थी। हर गोल्ड स्मिथ का अपना सिस्टम था, अपना फॉर्मेट था। मतलब अगर तुम दिल्ली के गोल्ड स्मिथ की चिट लेकर बंगाल जाते तो वहां के व्यापारी बोलते, भाई मुझे कैसे पता चलेगा ये असली है या नकली, मैं तो अपने लोकल गोल्ड स्मिथ पर ही ट्रस्ट करता हूँ। यानी एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रॉब्लम खड़ी हो गई।
इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए बैंक्स। बैंक्स ने कहा हम एक ऑफिशियल प्रॉमिसरी नोट देंगे, इस नोट को लेकर जो भी बंदा आएगा उसे हम इतना गोल्ड या इतना सिल्वर दे देंगे। सोचो तुम ब्रिटिश इंडिया के जमाने में एक ट्रेडर हो, तुम अपने लोकल बैंक में 100 रुपीज के गोल्ड डिपॉजिट करते हो। बैंक तुम्हें एक नोट देता है जिसमें लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे अ बेयरर अ सम ऑफ रुपीज इन गोल्ड और सिल्वर। अब तुम इस नोट के साथ कलकत्ता, बॉम्बे या मद्रास कहीं भी जा सकते हो। व्यापारी तुरंत मान जाता क्योंकि उसे पता था ये XYZ बैंक का नोट है, इसको मैं जाके गोल्ड में बदल सकता हूँ। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आज हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 500 रुपीज के नोट में देखते हैं आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर अ सम ऑफ रुपीज 100। इसके फायदा क्या थे कि पोर्टेबल था, एक कागज में पूरा खजाना ले जाओ, स्केलेबल था, बड़े ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस आसान हो गए थे, ट्रस्टवर्दी था, बैंक की रेपुटेशन थी कम से कम प्राइवेट गोल्ड स्मिथ से तो ज्यादा ही थी। लेकिन दिक्कत ये थी हर बैंक अपना नोट निकालता था, किसी बैंक पर ज्यादा ट्रस्ट होता, किसी पर कम। ये सिस्टम बिल्कुल वैसे ही था जैसे तुम्हारे पास अभी पेटीएम वॉलेट है। तुम सोचते हो ये पेटीएम बैलेंस मैं किसी भी दुकान पर उसे यूज कर लूंगा, लेकिन अगर कल पेटीएम बंद हो जाए और पैसा रिडीम ना कर पाओ तो प्रॉब्लम। वैसे ही उस जमाने में अगर बैंक फेल हो गए तो तुम्हारा नोट वर्थलेस पेपर बन जाता। इसी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए जन्म होता है सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक का मेन काम था करेंसी को स्टैंडर्डाइज करना, बैंक को रेगुलेट करना और इमरजेंसी में बैंक को पैसा देना, जिसे बोलते थे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। यानी अब नोट पर सिर्फ एक बैंक का प्रॉमिस नहीं बल्कि पूरा देश की सेंट्रल अथॉरिटी का ट्रस्ट लिखा हुआ था। सिस्टम में ट्रस्ट और स्टेबिलिटी आई, नोट एक जैसे और वाइडली एक्सेप्टेड बन गए। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी था, अगर सेंट्रल बैंक गलत मॉनेटरी पॉलिसी कर दे तो इसका इम्पैक्ट पूरे सिस्टम पर एक साथ होता था। मतलब अगर छोटी बैंक फेल होती थी तो लोकल प्रॉब्लम होती थी, पर अगर सेंट्रल बैंक मिस्टेक कर दे तो पूरा देश हिल जाता था। एग्जाम्पल समझो 1930 का ग्रेट डिप्रेशन देखो, यूएस में कई बैंक कोलैप्स कर गए और फेडरल रिजर्व जो वहां का सेंट्रल बैंक है ने टाइमली लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं की। इसका रिजल्ट ये हुआ कि बैंकिंग क्राइसिस हुआ और पूरा इकोनॉमी कोलैप्स मोड में आ गया। यानी सेंट्रल बैंक की पॉलिसी एक तरफ स्टेबिलिटी देती तो थी और दूसरी तरफ गलती करने पे बड़े क्राइसिस भी ला सकती थी। एक और प्रॉब्लम हो रहा था, वर्ल्ड वार 1 और 2 में कंट्रीज को मैसिव स्पेंडिंग चाहिए थी, लेकिन गोल्ड के रूल की वजह से उनके पास पैसा क्रिएट करने की फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि जितने गोल्ड होंगे उतने ही पैसा बनेगा, क्योंकि हम लोगों का करेंसी उस वक्त गोल्ड और सिल्वर से बैक्ड था। ट्रेड में ब्रेकडाउन और इकोनॉमी में रिसेशन टाइप प्रेशर आ गया था। यहीं से गवर्नमेंट ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, अब नोट के पीछे कोई गोल्ड और सिल्वर बैकिंग नहीं होगी। नोट की वैल्यू आएगी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के ट्रस्ट और लीगल पावर से। यानी पैसे की ताकत अब एक रेयर मेटल से नहीं होगी बल्कि एक सेंट्रल अथॉरिटी के प्रॉमिस टू पे और उसके पॉलिसी क्रेडिबिलिटी से होती है। इसको हम कहते हैं फिएट मनी। सबसे बड़ा फायदा था मॉनेटरी फ्लेक्सिबिलिटी। अगर क्राइसिस आए तो सेंट्रल बैंक इंस्टेंटली पैसा इंजेक्ट कर सकती है छाप कर। वार टाइम और इमरजेंसी फंडिंग इजी हो गई थी। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए मनी सप्लाई को स्केल करना सिंपल हो गया था। लेकिन फिएट का एक डार्क साइड भी था। अगर गवर्नमेंट डिसिप्लिन लूज कर दे और बेजोड़ पैसा छापे तो इन्फ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन आ सकता था। यानी अब रिस्क गोल्ड का नहीं बल्कि पॉलिसी मेकर के डिसीजन का हो गया। जर्मनी के 1920 के हाइपर इन्फ्लेशन का केस फेमस है। एक रोटी लेने के लिए लोग लिटरली बोरा भरकर नोट्स ले जाते थे। नोट पेपर और रोटी से सस्ता हो गया था। ये फिएट का मिसयूज का सबसे बड़ा वार्निंग है। दोस्तों, फिएट करेंसी ने गवर्नमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी तो दी थी, लेकिन अब एक और प्रॉब्लम सामने आई। इमेजिन करो बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज या गवर्नमेंट अगर हर पेमेंट कैश में करते तो क्या होता। जैसे अगर टाटा को एक दूसरे कंपनी को 100 करोड़ का पेमेंट करना हो, क्या वो 100 करोड़ ट्रक भर के भेजेगा? यह इम्पॉसिबल था। यहीं से बैंक ने एंट्री मारी और चेक एंड बैंक डिपॉजिट का कंसेप्ट इनोवेट हुआ। लोग अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करने लगे। अब पैसा फिजिकल कैश के फॉर्म में कम और बैंक के लेजर एंट्री के फॉर्म में ज्यादा सर्कुलेट होने लगा। और ट्रांसफर के लिए इन्वेंट हुआ था चेक। ये एक साइन स्लिप था जो बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है कि इस अकाउंट के पैसे काट कर दूसरे को दे दो। इससे फायदा क्या हो रहा था कि कैश कैरी करने की टेंशन खत्म हो गई थी।
बड़े डील्स इजीली सेटल होने लगे। बैंक में पैसा रखना सेफर था और अर्निंग इंटरेस्ट भी मिल रहा था। पर दिक्कत ये थी कि बैंक पे ट्रस्ट करना पड़ता था और बैंक डूब गया तो तुम्हारा पैसा भी रिस्क में। चेक क्लियरिंग में टाइम लगता था, कम से कम 2 से 3 दिन तो लग ही जाता था। फ्रॉड और बाउंस का भी रिस्क होता था। तो दोस्तों, हमने देखा कि चेक और बैंक डिपॉजिट ने तो कैश की झंझट कम कर दी है, लेकिन फिर भी एक दिक्कत बची थी, स्पीड और डिस्टेंस की। सोचो, आपको दिल्ली से मुंबई किसी सप्लायर को पैसा भेजना है, तो चेक तो कुरियर करना ही पड़ेगा। बैंक में क्लियर होने में 2 से 3 दिन और लग ही जाएंगे। बिजनेस वर्ल्ड में इतना डिले अगर हो तो मतलब लॉस है। यहीं से आया इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का युग। बैंक्स ने कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करना शुरू किया। अब पैसा फिजिकल ट्रैवल नहीं करता, सिर्फ लेजर एंट्रीज एक बैंक से दूसरे बैंक में इलेक्ट्रॉनिकली अपडेट होते हैं। टूल्स जैसे प्लास्टिक कार्ड, डेबिट, क्रेडिट, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी, बैच सेटलमेंट, आईएमपीएस, इंस्टेंट मोबाइल पेमेंट्स। इनके फायदे ये हुए कि आरटीजीएस, आईएमपीएस से पैसा सेकंड में ट्रांसफर होने लगा। दूसरा, ये ट्रेसेबल भी था, मतलब रिकॉर्ड क्लियर होता था। टैक्स में, ऑडिटिंग में फ्रॉड डिटेक्शन इजी होते थे। स्केलेबल भी था, मतलब छोटी चाय की दुकान से लेकर मल्टीनेशनल ट्रेड तक सबके लिए काम करता था ये। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या थी? अगर सर्वर डाउन हो गया तो ट्रांजैक्शन अटक सकता है। कार्ड स्वाइप में मर्चेंट फी लगती है। हर पेमेंट का डिजिटल ट्रायल बनता है, जिसमें सर्विलियंस कंसर्न भी बहुत हेवी है। कार्ड्स, आरटीजीएस, एनईएफटी ने पेमेंट को सुपर फास्ट तो बनाया था, लेकिन एक और चैलेंजेस था दोस्तों, एसेसिबिलिटी। सोचो, आप एक ऑटो से घर जा रहे हो, किराया 150 रुपया का है, कैश खुद के पॉकेट में नहीं है, और वो जो मशीन जिसमें स्वाइप करेंगे वो ड्राइवर के पास नहीं है। तब फिर आया एक नया रिवॉल्यूशन, मोबाइल यूबिक्विटी। हर पॉकेट में स्मार्टफोन और इंटरनेट आने के बाद गेम चेंज हो गया। यहाँ से शुरू हुआ यूपीआई और डिजिटल वॉलेट का युग। बैंक अकाउंट डायरेक्टली मोबाइल नंबर से लिंक कर दिए गए। यूपीआई लॉन्च हुआ इंडिया में, एक कॉमन पेमेंट रेल जहां सब बैंक और वॉलेट इंटर ऑपरेबल हो गए। सिर्फ एक क्यूआर स्कैन या यूपीआई आईडी, इंस्टेंट पुश या पुल पेमेंट का। केनिया में एम पेसा ने 2007 में मोबाइल मनी का रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। आज इंडिया में यूपीआई जैसे आइडिया को नेक्स्ट लेवल ले गया 2023 तक। यूपीआई ट्रांजैक्शन वीजा प्लस मास्टर कार्ड के ग्लोबल वॉल्यूम से ज्यादा हो चुके हैं। ये काम कैसे करता है दोस्तों, इसको समझते हैं। आपके बैंक अकाउंट को यूपीआई ऐप से लिंक किया जाता है, जहां आप क्यूआर कोड स्कैन करते हो। यूपीआई नेटवर्क इंस्टेंटली बैंक ए से बैंक बी तक के लेजर अपडेट कर देते हैं। सेकंड में सेटलमेंट हो जाता है और मर्चेंट के लिए कोई एक्सपेंसिव मशीन नहीं लेनी पड़ती है, बस एक प्रिंट आउट वाले क्यूआर कोड होने चाहिए। अब जानते हैं इसके फायदा क्या है। आप और मैं एक दूसरे को 1 सेकंड में पैसा भेज सकते हैं। फ्री या नेग्लेजिबल चार्ज होते हैं इनका। मास एडॉप्शन है, जैसे रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, सबके लिए पेमेंट एक ही फोन काफी है सिर्फ। बट इसमें कुछ दिक्कत है, जैसे हर ट्रांजेक्शन का डेटा डिजिटल हो रहा है। अगर सर्वर डाउन हुआ या इंटरनेट गया तो पेमेंट अटक सकता है। साइबर रिस्क भी है, स्कैम कॉल, फिशिंग यूपीआई लिंक से फ्रॉड रिस्क होता है। अब सवाल ये है दोस्तों, यूपीआई ने देश के अंदर पेमेंट इंस्टेंट कर दिया, लेकिन अगर कल मुझे यूएस या यूरोप में पैसा भेजना हो, वहां अभी भी स्विफ्ट और वायर ट्रांसफर जैसा सिस्टम यूज होता है। इसी को सॉल्व करने के लिए आता है अगला चैप्टर, बोर्डलेस डिजिटल मनी, क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन। 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ। आइडिया सिंपल था, पैसा किसी बैंक या गवर्नमेंट पे डिपेंड ना करे, रूल्स कंप्यूटर कोड में लिखा हो, इशुएंस लिमिटेड हो। जैसे बिटकॉइन का मैक्स सप्लाई 21 मिलियन है। ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क के, माइनर्स या नोट्स से, बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के। ये काम कैसे करता है दोस्तों, इसको समझते हैं। तो अगर आप बिटकॉइन भेजना चाहते हो तो ट्रांजैक्शन एक पब्लिक लेजर, ब्लॉकचेन जिसको बोलते हैं, में रिकॉर्ड हो जाता है। हर ब्लॉक मैथमेटिकली सिक्योर होता है और पूरा नेटवर्क उसी वैलिडिटी पे कॉन्सेंसस बनता है। आप चाहे 1 रुपया भेजो या 10 करोड़, कोई बीच का बैंक चाहिए ही नहीं। वेनेजुएला जैसे देश जहां हाइपर इन्फ्लेशन ने लोकल करेंसी का वैल्यू गिरा दिया है, वहां लोग अपनी सेविंग को बिटकॉइन में पार्क कर रहे हैं, क्योंकि लोकल बैंक या सरकार उनकी वैल्यू प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके फायदा क्या है कि इंटरनेट है तो बिटकॉइन दुनिया में कहीं भी भेज सकते हो, और आप अपने प्राइवेट की के मालिक हो, बैंक की जरूरत नहीं है।
लेकिन दिक्कत एक है दोस्तों, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है, वो है वोलेटिलिटी का। एक बिटकॉइन कभी $70,000 पहुंच जाए, कभी $20,000 पहुंच जाए, कभी लाखों में पहुंच जाए। स्टेबल स्टोर है ही नहीं। दूसरा दिक्कत ये है, अगर आपने अपना वॉलेट पासवर्ड खो दिया तो वो जो पैसा होगा वो परमानेंटली लॉस्ट। तीसरा दिक्कत, हर देश अपनी नज़र से देख रहा है। कभी कोई देश बैन लगाता है, कभी कोई टैक्स इम्पोज करता है, कभी कोई अलाउ नहीं करता बिटकॉइन को। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बिटकॉइन में देखी गई वो है वोलेटिलिटी इशू। एग्जाम्पल से समझो, इमेजिन करो अगर आप एक कप चाय बिटकॉइन से खरीदने जाते हैं तो कल उस चाय का वैल्यू 2 गुना हो सकता है और परसों उस चाय का वैल्यू आधा भी हो सकता है। क्रिप्टो बहुत वोलेटाइल है। क्रिप्टो का वोलेटिलिटी ट्रेडिंग के लिए ठीक है, लेकिन सैलरी, रेंट या डेली पेमेंट्स के लिए एकदम अनरिलायबल है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिप्टो की दुनिया में अगला इवोल्यूशन हुआ स्टेबल कॉइन्स का, जो क्रिप्टो रेल्स पर चलते हैं लेकिन वैल्यू स्टेबल होती है, जैसे यूएसडी के साथ पेग। और इसी गैप को फील करने के लिए आए स्टेबल कॉइन्स। हाँ तो दोस्तों, स्टेबल कॉइन्स बेसिकली एक डिजिटल टोकन होते हैं जो क्रिप्टो ब्लॉकचेन पर चलते हैं, लेकिन उनका वैल्यू एक फिएट करेंसी के साथ टाइड होता है, जैसे यूएस डॉलर, एग्जाम्पल यूएसडीटी, थेथर, यूएसडीसी सर्कल, 1 यूएसडीसी इज इक्वल टू 1 यूएस डॉलर, थियोरेटिकल पेग। ये काम कैसे करते हैं? जब आप $100 डिपॉजिट करते हो, इशूअर आपको 100 यूएसडीसी टोकन्स देता है। ये टोकन ब्लॉकचेन पे फ्रीली ट्रांसफर हो सकते हैं 24/7 बिना किसी बैंक डिले के। जब आप रिडीम करते हो तो 100 यूएसडीसी बराबर 100 यूएसडी बैंक अकाउंट में आ जाता है। फिलीपाइंस या नाइजीरिया जैसे देश जहां लोग बाहर काम करके पैसा घर भेजते हैं, ट्रेडिशनल रेमिटांस 5 से 7 दिन लगता है और 5 से 7% फीस कटता है। स्टेबल कॉइन ट्रांसफर फ्यू सेकंड में हो जाते हैं, नेग्लेजिबल फीस लगता है। दोस्तों, इसके फायदे देखते हैं। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट विद इन मिनट होने लगा, 24/7 सेटलमेंट होता था, बैंक हॉलीडे हो, स्विफ्ट डाउन टाइम में हो, उन सब से आज़ादी हो गई। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टली यूज हो सकते थे। लेकिन दिक्कत ये थी, अगर टेथर, यूएसडीटी के रिजर्व्स डाउटफुल निकले तो पेग ब्रेक हो सकता है। गवर्नमेंट स्टेबल कॉइन्स को हेवली रेगुलेट करना चाहते हैं क्योंकि ये बैंक का पैरेलल सिस्टम बन रहा है। पेग रिस्क, एल्गोरिदम मॉडल जैसे टेरा कोलैप्स कर चुके हैं। दोस्तों, स्टेबल कॉइन ने एक बहुत बड़ा लेसन दिया। दुनिया को एक ऐसा डिजिटल पैसा चाहिए जो फास्ट भी हो, बॉर्डरलेस भी हो और स्टेबल भी हो। लेकिन एक इशू बचा, स्टेबल कॉइन्स प्राइवेट कंपनी इशू करती थी। मतलब आपका पैसा एक कॉरपोरेट के ट्रस्ट पे डिपेंड है, गवर्नमेंट के ट्रस्ट पे नहीं। और इसी गैप को फिल करने के लिए सेंट्रल बैंक्स, जो वर्ल्ड के अलग अलग सेंट्रल बैंक्स हैं, वो लेकर आ रहे हैं सीबीडीसी, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सीबीडीसी एक डिजिटल फॉर्म ऑफ कैश है जो डायरेक्ट सेंट्रल बैंक इशू करेगा। दो मॉडल्स के होते हैं, एक रिटेल सीबीडीसी, आम जनता के लिए यूपीआई जैसा ही बट डायरेक्ट आरबीआई बैक्ड। एक होलसेल सीबीडीसी, सिर्फ बैंक्स और लार्ज इंस्टीट्यूट्स के बीच सेटलमेंट के लिए। ये काम कैसे करता है? आपके फोन में एक सीबीडीसी वॉलेट होगा जिसमें आरबीआई इशूड 100 डिजिटल टोकन रखा होगा। ये 100 रुपीज का वैल्यू सेम होगा जैसे आपके पॉकेट में 100 रुपया का नोट होता है, 1:1 का गारंटीड। चाइना का ECNY मतलब डिजिटल युआन अभी पायलट में चल रहा है, मिलियन लोग उसे यूज कर रहे हैं। इंडिया का डिजिटल रुपी आरबीआई ने पायलट लॉन्च कर दिया है, सेलेक्टेड बैंक्स और मर्चेंट्स के थ्रू टेस्ट हो रहा है ये। इसके फायदे ये हैं कि पेमेंट इंस्टेंटली सेटल हो जाते हैं जैसे कैश, क्रॉस बॉर्डर और डोमेस्टिक दोनों लाइटनिंग बहुत फास्ट है। गवर्नमेंट डायरेक्ट स्टिमुलस या सब्सिडी इंस्टेंटली लोगों के वॉलेट में डाल सकती है। स्टेबल कॉइन के जगह डायरेक्ट सेंट्रल बैंक का गारंटी है। लेकिन दिक्कत क्या है कि गवर्नमेंट को ट्रांजैक्शन विजिबिलिटी, सर्वेलेंस फियर लगती है। बैंक डिस इंटरमीडिएशन, अगर लोग डायरेक्ट सेंट्रल बैंक वॉलेट यूज करने लगे तो कॉमर्शियल बैंक का रोल कम हो सकता है। अभी डिजाइन चॉइस नहीं हुए हैं, टोकन बेस हो या अकाउंट बेस हो, ऑफलाइन कैसे चलेगा, ये अभी एक्सपेरिमेंट स्टेज में है। दोस्तों, पैसा एक ही फॉर्म में फ्यूचर में नहीं चलेगा, ना सिर्फ कैश, ना सिर्फ क्रिप्टो, ना सिर्फ सीबीडीसी। फ्यूचर में होगा एक इंटरऑपरेबल सिस्टम जहां फिएट रेल्स, क्रिप्टो रेल्स और सीबीडीसी तीनों पैरेलल एग्जिस्ट करेंगे और सीमलेसली इंटरैक्ट करेंगे। और वही होगा पैसा का नेक्स्ट एवोल्यूशन चैप्टर, मनी एज अ नेटवर्क।
तो दोस्तों सोचो एक सफर जो बार्टर सिस्टम से शुरू हुआ था, जहां चीजें के बदले चीज होती थी। फिर सॉल्ट, सेल्स, कैटल पैसा बने। उसके बाद गोल्ड, सिल्वर के कॉइन्स, फिर रिसिप्ट्स और बैंक नोट्स। और आज हम यूपीआई, क्रिप्टो और सीबीडीसी तक आ गए हैं। यानी पैसा एक स्टैटिक चीज नहीं है। पैसा एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है। और ये हमेशा सोसाइटी की नीड के हिसाब से शेप लेता है। कभी ट्रस्ट के लिए, कभी स्पीड के लिए और कभी स्टेबिलिटी के लिए। तो अगली बार जब आप अपने वॉलेट में नोट या अपने फोन पे यूपीआई क्यूआर स्कैन करो, एक बार जरूर सोचना, ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं, ये 5000 साल पुरानी ह्यूमन इनोवेशन की कहानी का अगला चैप्टर है। और अगर आपको ये सफर पसंद आया हो, बार्टर से लेकर डिजिटल रुपी तक, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि यहाँ हम फाइनेंस को बोरिंग नहीं, एकदम कहानी की तरह समझते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फाइनेंशियल कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना पैसा समझ के यूज करो, क्योंकि नॉलेज ही असली धन है।